तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डायगोनलाइजेशन इसको समझा था। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोगों ने समझा कि कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स के लिए एक दूसरा मैट्रिक्स P, हमारा कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है A, तो इसके लिए एक दूसरा मैट्रिक्स P यदि ऐसा मिल जाए कि उसका इन्वर्स निकल सके, तो यदि P इन्वर्स A और P, A जो मैट्रिक्स आएगा यदि इसी को हम B लिखें तो जो यह A होगा और यह B, ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं। ये पीछे वर्क किया गया है। अब कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी यदि मैट्रिक्स है वो सिमिलर हो जाए, लेकिन जो सिमिलर हो वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो। इसका क्या अभिप्राय है कि जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स A है और यह डायगोनलाइजेबल है, तो ये कंडीशन जानने के लिए हमको फिर यह दिखाना होगा कि इसके लिए एक P ऐसा मिले, एक P ऐसा मिले कि इस P की प्रॉपर्टी यह हो कि यह P इनवर्स A और यह P, यह जो हम निकालते हैं तो वो जो मैट्रिक्स आवे वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आवे। यानी ये वैल्यू आपका एक मैट्रिक्स आवे D लिखे हैं, यानी D डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब कि उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो हमारे नॉन जीरो हों, लेकिन शेष सब जो है वो हमारे जीरो हो जाए, तब तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तब होगा जब वो सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स के हो जाए, तो ये हमारा कंडीशन होता है। अब हम ये जानेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल है, तो उसके तीन कंडीशन है, लेकिन जनरली दो कंडीशन सिमिलर ही हो जाता है, इसलिए हमने दो को ही लिखा है। यदि कोई एक मैट्रिक्स दिया जाए और उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हम निकालें, तो आइगन वैल्यू निकालना हमको पता है, तो कोई एक मैट्रिक्स है उसका हम आइगन वैल्यू निकालें, तो वो आइगन वैल्यू यदि सब डिफरेंट हो, यानी सब अलग अलग हो, तो वो हमारा डायगोनलाइजेबल होगा। वो हमारा डायगोनलाइजेबल होने का वो पहला कंडीशन है। लेकिन यदि वो आइगन वैल्यू जो है वो हमारे सब डिफरेंट ना हो, उस स्थिति में वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं, यह जानने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका देखते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वह अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल है या नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारा ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी या अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब ये है कि यदि हमारा कोई आइगन वैल्यू है, यदि वो सब डिफरेंट नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ इक्वल होगा, सब डिफरेंट नहीं है तो कुछ इक्वल होगा। तो कोई भी हमारा आइगन वैल्यू यदि इक्वल है तो कितने टाइम्स इक्वल है। जैसे हमारा कोई एक आइगन वैल्यू 2 है तो वह 2 और यदि तीसरा हमारा 1 है, तो यानी इक्वल मैट्रिक्स जो आया वो हमारा 2 टाइम्स आया। तो इस 2 का हमारा जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो 2 नंबर है। जैसे हमारा 3 आ गया, 3 2 टाइम्स आया, और एक आइगन वैल्यू जैसे हमारा कोई थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू निकालेंगे तो 3 मिलेगा। तो जैसे हमारा 3 ये 2 आइगन वैल्यू आया और एक हमारा 1 आ गया, तो अब इस 3 का ये सब डिफरेंट नहीं है, 3 हमारा इक्वल हो गया है। तो इक्वल हुआ है तो ये कितनी टाइम्स हुआ है, तो 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स, तो इस 3 आइगन वैल्यू का जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो 2 होगा। यानी जब सब डिफरेंट नहीं है तब हमारा इक्वल होगा, तो वो इक्वल कितने टाइम्स हो रहा है वो उस आइगन वैल्यू का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा। तो ये हमारा 2 टाइम्स आया। अब यह 1 है तो ये हमारा 1 केवल 1 टाइम आया, तो इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगा वो 1 होगा। तो ये हमने अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी समझा। अब हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या है। ऑर्डर यदि हमारा n है तो फिर उसका रैंक निकालेंगे, रैंक। तो जब रैंक निकालेंगे तो n में से रैंक को सब्ट्रैक्ट कर दें।
यानी जितने आर्डर का है उसमें से रैंक को सब्ट्रैक्ट करो, तो जो आया यही हमारा उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। तो यदि जैसे हम 3 का आइगन वैल्यू 3 है, तो उस मैट्रिक्स का हम क्या करें कि रैंक निकालें, और रैंक निकालने के लिए जब 3 के लिए जब हम डायगोनल जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं तो उसमें डायगोनल के एलिमेंट हमारे माइनस में लैम्डा आते हैं, तो लैम्डा की 3 के लिए वैल्यू लिखना होगा तो वहाँ लैम्डा 3 लिखेंगे, और तब जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का हम रैंक निकालेंगे। तो जब रैंक निकालेंगे तो रैंक यदि वो ऑर्डर 3rd का है और यदि उसका रैंक हमारा 1 आया तब 3 - 1 तो ये 2 आ गया, तो जो 2 हुआ उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हुआ। तो अब ये देखेंगे कि यह n - r जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो, और वो लैम्डा = 3 रखने पर और तब हम उसका रैंक निकाले हैं, तो इस 3 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 2, और यदि n - r जो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है तो ये भी 2 आ जाए, तो दोनों सेम हो जाए तब वो हमारा वो डायगोनलाइजेबल होगा। और तो हमको सबके लिए निकालना होगा, जैसे ये 3 है तो 3 के लिए निकालेंगे, तो 3 के लिए निकालेंगे तो इसके लिए ये 3 का जितनी बार आएगा वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, तो 3 का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हुआ। तो हमारा इस लैम्डा की जगह जब हम मैट्रिक्स में हम 3 रखें तब जो मैट्रिक्स मिले उस मैट्रिक्स का रैंक निकालें, और वो रैंक वो उसके आर्डर में से सब्ट्रैक्ट करें, तो ये वैल्यू भी उतना ही आना चाहिए जितनी बार ए आया। यदि यह 2 बार आया तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हुआ, और तब हमारा यह n - r भी 2 आना चाहिए। तो यदि n - r ये भी 2 आया और ये भी 2 दोनों इक्वल हो गया तब ये हमारा डायगोनलाइजेबल होगा। लेकिन यह केवल एक के लिए नहीं, उसके जितने आइगन वैल्यू है सबके लिए ऐसा होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि लैम्डा की जगह हम 1 रखेंगे और तब उसका रैंक निकालेंगे। तो यह 1 का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी केवल एक ही है 1, तो इसका n - r की भी जो वैल्यू आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, यानी वो जितनी बार आ रहा है वो उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है। और उस मैट्रिक्स में a - λi में लैम्डा की वैल्यू जब 1 रखें तो 1 रखने पर जो रैंक आवे उस रैंक को उसके आर्डर से सब्ट्रैक्ट करो, तो ये वैल्यू उतना ही आना चाहिए जितनी बार ये आया हुआ। यदि ये हर आइगन वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो कि सभी आइगन वैल्यू का जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है और उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है ये दोनों इक्वल प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए हो जाए, तब वो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा डायगोनलाइजेबल होगा। तो ये हम डायगोनलाइजेबल कब होगा इसका हमने कंडीशन समझा। अब एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो जो बातें अभी हम आपको वैसे समझा रहे हैं वो प्रॉब्लम में जब प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो वो चीज़ें और क्लियर होंगी। तो इसके बाद एक हम प्रॉब्लम ले रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है अभी जो हम लोगों ने वहाँ एक बार डिस्कस किया, उस डिस्कस को एक बार यहाँ प्रैक्टिकल हमको देखना है। तो देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स, यह एक मैट्रिक्स दिया गया है, इज डायगोनलाइजेबल। पहला पार्ट है कि हमको ये दिखाना है कि यह डायगोनलाइजेबल है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे, और यदि वो आइगन वैल्यू सब डिफरेंट हो तब तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो हमारा सब डिफरेंट है तो डायगोनलाइजेबल हो गया। यदि वो हमारा कुछ इक्वल हो तो प्रत्येक के करस्पॉन्डिंग हमको ये देखना होगा कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये सेम है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। तो इक्वल होने पर हमारा स्टेप बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद से एक तो डायगोनलाइजेबल को दिखना है, फिर दिखाना है कि आल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। अब इसमें ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो इसके ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स क्या है कि वो मैट्रिक्स P जिसका इनवर्स A के साथ करें और फिर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स देते हैं।
तो वो हमारा P जो होता है वही हमारा ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स है। तो हमको P क्या होगा वो भी डिटरमिन करना होगा, और जब यह P डिटरमिन कर लिया गया तब उसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा ये डिटरमिन करना है। तो 3 वर्क है। तो अब एक एक करके हम देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम आइगन करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स E इज, और ए डिटर्मिनेंट में कर लेंगे, और 8 माइनस लैम्डा माइनस 8 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 3 माइनस 4 और 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होता है तो मैट्रिक्स को चेंज कर लेते हैं डिटर्मिनेंट में, और डायगोनल में लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको पता है, उससे सॉल्व करें। तो यहाँ से यह 8 माइनस लैम्डा ऐसा है, और तब इसका प्रोडक्ट, तो यानी -3 माइनस लैम्डा, और प्रोडक्ट आया यहाँ 1 माइनस लैम्डा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस इन दोनों का हो जाएगा प्लस, ये माइनस रह जाएगा, फिर ये माइनस है तो +8 ऐसा है। तो यह रो यह कॉलम। अब यहाँ से यह 4 -4 लैम्डा इसका प्रोडक्ट, और +6 ये आ गया। अब यह -2 तो ये आया -16 और माइनस, तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो 9 और +3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 8 माइनस लैम्डा, और यह वैल्यू करेंगे तो इसका प्रोडक्ट करो, तो -3 और +3 लैम्डा माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर और -8, हमको यहाँ से यह मिल गया। और फिर इसमें करेंगे तो यह 8 और ये -4 लैम्डा और +10 ये आया, और यहाँ से यह -2 तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा और -7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे तो यहाँ से यह 8 माइनस लैम्डा, और यह वैल्यू लैम्डा स्क्वायर को पहले लिखें, और यह 3 लैम्डा और माइनस लैम्डा तो +2 लैम्डा, और यहाँ से -3 और -8 तो -11 ये आ गया। और फिर यहाँ से प्रोडक्ट कर दो तो ये प्लस लिख लिए हैं, तो यह 80 और -32 लैम्डा ऐसा आ गया। इसको करेंगे तो -6 लैम्डा और +14 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक बार और प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो अब यह वैल्यू 8 लैम्डा स्क्वायर और +16 लैम्डा और -88, और माइनस लैम्डा से करो तो -λ³ -2 लैम्डा स्क्वायर और +11 लैम्डा ऐसा आ गया। और शेष आगे जो वैल्यूज हैं उनको यदि कलेक्ट हम कर लें तो माइनस यहाँ से 38 लैम्डा ये आ गया, और ये प्लस है तो यह 94 इज इक्वल टू 0 ऐसा है। अब टोटल में λ³ एक ही है, तब उसको कलेक्ट कर लें तो ये -λ³। अब लैम्डा स्क्वायर देखो, एक तो यह है
लेमडा स्क्वायर, और दूसरा ये है 2 है, तो 8 माइनस 2 तो यह 6 लेमडा स्क्वायर, 6 लेमडा स्क्वायर ऐसा आ गया। अब लेमडा को देखेंगे तो यह 16 लेमडा और फिर यह 11, तो ये आपका 27 लेमडा हो गया, और यहाँ से तो यानी माइनस 11 लेमडा ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद से न्यूमेरिकली माइनस 88 और ये है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस आएगा, ये 4 से 8 तो 6, यही हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है तो ये आया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि लेमडा में क्वाड्रेटिक नहीं है तो अब हम क्या वैल्यू रखें जिससे इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो पहले 1 से स्टार्ट करो, तो 1 से हम देख रहे हैं तो यह 6 और 6 12 और माइनस 11 और माइनस 1, तो यानी 1 रखें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बाई पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू 1 above equation gives 0, this imply lambda minus 1 is a factor, lambda minus 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा क्वाड्रेटिक में आएगा, तो उस वर्ग को इसके आगे देखें। अब लेमडा माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है, तो एक तो डिवाइड करने का जो रूल है वो आप यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारा रिमाइंडर्स थ्योरम है उसका भी यूज करके हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो वो क्या है वो आपको इसके पहले भी बताए हैं, BSc 1 में भी ये आया हुआ है, लेकिन यहाँ एक बार और देखो, लेमडा क्यूब इसका जो मल्टीपल है वो लिख लिए हमने -1, यह -1, और लेमडा स्क्वायर का 6, यह 6, और फिर लेमडा का -11 और न्यूमेरिकली 6 ऐसा आ गया। तो हम क्या करते हैं कि जो भी जिसमें डिवाइड करना होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो उसके कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को लिख लेते हैं, और जो यदि इसमें तो लेमडा का क्यूब है तो 2 है, 1 है, फिर विदाउट लेमडा है, लेकिन कोई टर्म नो आवे तो उसकी जगह हम 0 उसके कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो फिर अब डिवाइड करना है लेमडा -1 से, तो अब इसको लेमडा -1 को 0 रख करके लेमडा की वैल्यू निकालो तो 1, तो हमने यहाँ 1 अतिरिक्त हमने लिख लिया। और पहले पे क्या करते हैं 0 ही लिखते हैं और तब इसको ऐड करते हैं तो -1, फिर इसका इसमें प्रोडक्ट करके इसके नेक्स्ट में लिखते हैं, तो 1 -1 तो यह -1, फिर ऐड करेंगे तो ये हमारा 5 ये आ जाएगा, फिर इसका प्रोडक्ट तो ये हमको 5, और तब यह -6, फिर 1 से प्रोडक्ट तो ये हमारा -6 और ये 0। यदि आपका कैलकुलेशन सही है तो लास्ट वाला जब ये फैक्टर है तो डेफिनेटली 0 आएगा, तो हमारा 0 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी को लिखेंगे, यहाँ लेमडा -1 एक फैक्टर है, और दूसरा में क्या होगा कि अब देखो ये लेमडा का क्यूब है तो इसी में एक कम पावर से लिखते जाते हैं, तो यानी यह -1 लेमडा स्क्वायर, -1 लेमडा स्क्वायर, अब ये +5 लेमडा, एक लेमडा का पावर कम होता जाएगा, और कहाँ से शुरू होगा कि जो ये मैक्सिमम है तो इसमें का एक तो यहाँ आ गया है, अब एक कम से इन्हीं में लिखते जाते हैं, तो हमारा -1 लेमडा स्क्वायर +5 लेमडा और -6 इज इक्वल टू 0 ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको अब हम फैक्टर करेंगे,
तो फैक्टर करने के लिए लैम्डा माइनस 1 और फर्स्ट और लास्ट इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 6 लैम्डा स्क्वायर, तो इसका 3 और 2, तो यानी माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा और माइनस 6, ये हमको आ गया। तो अब यह लैम्डा माइनस 1, और इसमें देखो इसमें हमने कॉमन लिया है, इसमें कॉमन लेंगे माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा इसमें कॉमन, और इसमें हमको कॉमन लेना पड़ेगा प्लस 2, तो यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा कॉमन लेने पर लैम्डा और माइनस 3, और यहाँ भी 2 जब हम एक स्टेप हमने लेस कर दिया है, फैक्टर करोगे तो यही आएगा। अब हम इन लैम्डा की वैल्यू को निकालें तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 1, और माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 2, और लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 3, ये आ गया। तो हमारा आइगन वैल्यू जो हुआ वो 1 2 3 ऐसा हो गया। तो जब 1 2 3 ये तीनों ही हमारे डिफरेंट हैं, तब जब आइगन वैल्यू डिफरेंट हो तो मैट्रिक्स हमारा डायगोनलाइजेबल होता है। तो पहला पार्ट हम लोग यहाँ से कर लिए, तो उसको लिख लेते हैं। ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट therefore matrix A is डायगोनलाइजेबल। ये हमारा डायगोनलाइजेबल हो गया, ये तो पहले स्टेप पे ही हमको यहाँ मालूम हो गया। अब जब ये डायगोनलाइजेबल हो गया तब अब हमको सेकेंड वर्क निकालना है कि इसका ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स क्या होगा। तो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स अब हम पहली बार निकाले जा रहे हैं, इसलिए इसका तरीका आप समझ लो। जो ये मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स का ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी जो अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा था, उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे कि उसमें लैम्डा मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। यानी अब हमको क्या करना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स के लिए जो प्रोसीजर होगा वो आप समझ लो करना क्या है। थर्ड ऑर्डर का है तो इसके 3 आइगन वैल्यूज आए हैं। प्रत्येक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, और जो आइगन वेक्टर होगा, जैसे पहला 1 आइगन वैल्यू था तो उसके लिए आइगन वेक्टर, तो जो आइगन वेक्टर होगा वो हमारा जो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स P होगा उसका पहला कॉलम हो जाएगा। फिर दूसरा जो 2 है आइगन वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, वो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम हो जाएगा। और वैसे हमारा तीसरा है तो तीसरे जो 3 है उसके लिए भी हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो वो हमारा थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो भी हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स P होगा। तो यानी ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको आइगन वेक्टर प्रत्येक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना है। और आइगन वेक्टर हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, तो उस आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि ये लिखते हैं मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। इसी से आइगन वेक्टर हम लिखते हैं। तो हमारा A माइनस लैम्डा आई, तो ये मैट्रिक्स में लिखेंगे A माइनस लैम्डा आई मीन्स A में ही लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करेंगे डायगोनल में, तो 8
माइनस लेमडा, -8 और -2 ऐसा है। और फिर यहाँ से 4 -3 माइनस लेमडा और -2, फिर यह 3 -4 और 1 माइनस लेमडा। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया A माइनस लेमडा आई। ये थर्ड ऑर्डर का है, तो 3 हमारे x1 x2 और x3, इसी को मैट्रिक्स से फॉर्म में लिखना है। और तब यह जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स हमारा 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। ये आइगन वेक्टर पीछे हम लोग निकाले हैं, ये वर्क हम लोगों ने किया है। अब इसी को हम 1 ले लेते हैं, इसको 1। इसी में पहला आइगन वैल्यू को जब हम लेमडा की वैल्यू 1 रखेंगे तब लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर देगा। जब इसी में लेमडा को 2 रखेंगे तो 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर रहेगा, और 3 रखेंगे तो 3 के करस्पॉन्डिंग। तो पहला हम लिखने जा रहे हैं फॉर लेमडा इक्वल टू 1। अब लेमडा इक्वल टू 1 में क्या आएगा, तो लिखो, तो 8 - 1, तो यह 7, और ये आपका -8, और यह आपका -2, फिर यह 4, फिर ये -3 और -1 तो -4, और यह -2, और फिर यहाँ 3 और आपका -4, और यह 1 - 1 तो यह 0, ऐसा आ गया। x1 x2 x3 0 0 0, ऐसा आ गया। अब इसका रैंक निकालना है आपको। तो रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको आप 1 बनाते हो, या ऐसा नंबर जिससे कि आपका ये प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिलता जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आप देखो क्या करोगे कि जैसे इसमें हम या तो यहाँ को 1 बनावें और इससे एक अधिक 0, यानी 1 और इसमें एक 0 बनाएंगे, और उससे एक अधिक यानी 2 0 यहाँ बनाते हैं। लेकिन यदि आप देखो कि इसी में हम क्या कर रहे हैं, इसको, ये आपका जो थर्ड रो है, इस थर्ड रो को सेकंड रो में यदि हम चेंज कर लें और सेकंड को थर्ड में, तो अब जो वर्क यहाँ से करते हैं उसको हम यहाँ से कर सकते हैं, जिधर से भी हम करना चाहें। तो अब इसकी वैल्यू को यदि यहाँ कर दे तो यह हमारा एक वैल्यू आया, एक 0 आ गया। अब इससे एक अधिक 0 इधर से करेंगे, और तब हम देखेंगे कि कितने नाने 0 हैं। तब इसमें हम क्या कर लेंगे कि इस रो को इस रो से हम इंटरचेंज करेंगे। तो ये बताया गया कि कॉलम को इंटरचेंज करने पर ये x1 x2 ये हमारा चेंज होता है, लेकिन रो को चेंज करने पर वो चेंज नहीं होता है। तो अब हम इसी को लिख सकते हैं यहाँ से, ये आपका 7 -8 और -2, और फिर यह 3 -4 और 0, और फिर यहाँ से यह 4 -4 और -2, ऐसा आ गया। यानी इसमें हमने क्या किया कि इंटरचेंज किया है R1 और R2 में। तो यहाँ से R1 और R2 इसको इंटरचेंज किया गया है, इंटरचेंज किया गया, R1 को R2 में और R2 को R1 में, R3 में, R2 को किया गया है R3 में और R3 को R2 में, ऐसा हो गया। तो अब हमको ये मिल गया। अब आप देखिए कि जो वर्क इधर से आप कर रहे हैं वो इधर से हम करेंगे। तो यह 1 0 आ गया। अब हमको यह एक 0 चाहिए। तो यह 0 के लिए आप क्या कर लो कि इसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 आ जाएगा। तो अभी इसको आप लिख लें, यहाँ से यह x1 x2 x3 ये आया, और फिर यह 0 0 0,
ऐसा हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि R3 माइनस R1, तब यहाँ R3 माइनस R1 इम्प्लाई, पहले को रहने देना है, R3 को हमको लिखना है, यानी R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। R3 को हमको 0 इसको बनाना है, तो पहला हमारा रह गया 7 माइनस 8 माइनस 2, 3 माइनस 4 0, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो -2 से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। अब यह -4 और ये हमारा माइनस माइनस +8 हो गया तो +4 ये आ गया। अब यह 4 है और यहाँ से -7 तो -3 ऐसा आ गया। x1 x2 x3, तो 1 0 इधर 1 0। अब एक अधिक 0 इसमें लाना है, तो एक अधिक 0 तो देखो ये +4 है और ये -4 है, यानी हम R3 को R3 + R2 कर दें तो हमको ये 0 दे देगा, और जब करेंगे तो ये भी हमको 0 देगा। हमको लाना इसी को है, लेकिन ये प्रोसीजर में यह एक और आ जा रहा है। तब अब हम एक स्टेप और इसको लिखेंगे, तो एक स्टेप यहाँ, यानी अब हम क्या करेंगे कि R3 को लिखेंगे R3 इज इक्वल टू R2 + R3, यानी R3 + R2 ऐसा लिखेंगे। तो ये सिर्फ R3 को लिखना है, शेष को ऐसे रहने देंगे। तो यह 7 -8 -2 और यह 3, यह -4 और यह 0, यह अब ये 0 हो गया, यहाँ से 0 हो गया और यह भी 0 हो गया। ऐसा आ गया हमारा। तो इस तरह से अब हमें देख रहे हैं कि यह 1 0 हुआ और उससे एक अधिक 0 आ गया। तो अब इसका रैंक के लिए हमारा क्या होगा कि देखेंगे कि इसमें कितने नॉन-जीरो रो हैं। तो इसमें तीसरा रो कंप्लीट 0 हो गया, तो नॉन-जीरो रो केवल 2 ही है, इसलिए इसका जो रैंक हुआ वो हमारा 2 हो गया, रैंक हुआ 2। तो आगे इसको के लिए वैल्यू निकालना है, तो यह हम ऐसे रखे हुए हैं। अब इससे एक आगे जब यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा पहले का है। फिर इसमें अब हमें देख रहे हैं कि रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 2। ये रैंक इसका 2 हुआ, तो देयरफॉर दिस इम्प्लाई इंडिपेंडेंट लीनियर सॉल्यूशन इज इक्वल टू n माइनस आर होता है, n माइनस आर, वेयर n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड r रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो निकाला गया है। तो ये वैल्यू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आ गया। अब एक चीज आप वहाँ से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ये दोनों देखोगे तो ये दोनों भी आपका सेम आ रहा है। 1 आपका 1 टाइम ही आया है,
तो उसका जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी था वो 1 था, और यहाँ जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो n-r वो भी 1 आया। इसका मतलब 1 के लिए हमको दोनों अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और अर्थमेटिकल मल्टीप्लिसिटी ये दोनों इक्वल आ गया, इसलिए ये हमारा डायगोनलाइजेबल पहले आइगन वैल्यू के लिए है। तो ये नहीं भैया वो तो डायगोनलाइजेबल डिस्टिंक्ट से ही निकाला जा चुका है, लेकिन अन्य क्वेश्चन डिफरेंट होता तो उसके लिए ऐसे ही हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखेंगे। तो ये वैल्यू आ गया। तो अब इसका 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल इक्वेशन होगा वो 1 वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। तो अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 7x1, तो यहाँ से 7x1 माइनस 8x2 और माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, यह आ गया। और यहाँ से 3x1 माइनस 4x2 और प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब यहाँ x1 x2 x3 इसकी वैल्यूज को निकालना है, तो इसकी वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लो। तो x1 अपान x2 अपान और यह x3 अपान, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यह निकालने के लिए x1 का देखो, तो ये 0 और माइनस ये 8 हो गया, माइनस रहेगा और ये हमारा प्रोडक्ट में प्लस हो गया तो माइनस 8। अब यह x2 की वैल्यू तब आपका -6 और माइनस फिर यह 0, फिर यह x3 का, तो यहाँ से -28 और प्लस माइनस 24, यानी x1 अपान -8 x2 अपान -6 और x3 अपान 4। अब हम देखेंगे कि 2 से -2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, -4 ऐसा आ गया, -28 और +24, तो हमारा ये -4 आ गया। अब ये प्रोपोर्शनल वैल्यू है, तो प्रोपोर्शनल वैल्यू है तो इसी में क्या कर लो कि एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे -2 से कर दो तो यही हुआ x1 अपान ये +4 और यह x2 +3 और यहाँ से x3 2, तो यह आ गया। तो जो हमारा आइगन वेक्टर पहला जब निकालेंगे आइगन वेक्टर, तो उसी को कैपिटल X, तो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 इज, अब इसको कैपिटल X1 से डिनोट किया और यही x1 यह x1 x2 x3 इनकी वैल्यूज को रखो, तो x1 4 x2 3 और यह x3 2, ये हमारा आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 इसके लिए आइगन वेक्टर निकाला गया। अब जब हम ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स जो निकालना है P, उसी का ये पहला कॉलम हो जाएगा। सेम यही प्रोसीजर हम दूसरा आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए करेंगे, वो हमारा दूसरा कॉलम, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए करेंगे वो तीसरा कॉलम, और तब जो मैट्रिक्स आएगा वही हमारा ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स होगा। तो ये जो वर्क हमने लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए किया है, अब ये सारे वर्क अब हमको लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए करना है। अब इस वर्क को लैम्डा इक्वल टू 2 उसके लिए करेंगे, तो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, दूसरा आइगन वैल्यू है तो हमारा लैम्डा इक्वल टू 2 है। तो अब इसी में हम लैम्डा को 2 रखें, तो 8 - 2 6
-8 और -2, फिर यह 4, फिर यह -3 और -2 दैट इज -5, -2 और फिर यह 3, यह -4 और 1 -2 दैट इज -1। यह आया x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0 ऐसा आ गया। तो अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसका रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए आप इसमें फिर इससे देखो, इसको यदि हम जो ये R3 है, इस R3 को यदि हम R1 पर ले जाएं तो उसका सब मल्टीपल हो जाएगा। तो हम इसमें चेंज कर लेते हैं R3 को R1 से। तो यहाँ से R3 को चेंज करेंगे R1 में और R1 को चेंज करेंगे R3 में, तब हमको क्या मिला यहाँ से। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि रो को जब चेंज करते हैं तब ये नहीं बदलता है, लेकिन कॉलम को करेंगे तो ये बदल जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ से आ गया 3 -4 -1 और यह 4 -5 और -2 और फिर यह 6 -8 और -2। ये आया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और R2 से 2R1 को सब्ट्रैक्ट करें, तब यहाँ हम लिखेंगे कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। R2 की वैल्यू हम लिखेंगे, R2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2R1, तब हमको देखिए क्या मिलता है। तो पहला तो वही रह जाएगा 3 -4 -1। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 6 हुआ और 4 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो -2। इसमें हम 2 से करेंगे तो -8 तो +8 हो गया तो 3 और इसमें -2 तो 0 आ गया। इसको 0 बनाने के लिए तो किया गया है। अब एक वर्क और करेंगे, यही वर्क आपको यहाँ भी करना है, यानी R3 को भी लिखना है। R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R1 तब आप देखो ये हम करेंगे 2 से प्रोडक्ट तो 6, तो 6 - 6 0 और एक करेंगे -8 तो +8 हो गया तो ये 0 और यहाँ से -2 तो यह 0। अब देखो एक और जो 0 बनाने का था तो इसी कैलकुलेशन में आ गया, इसलिए अब हमारा आगे का वर्क नहीं करना है। तो यह x1 x2 x3 0 0 0। अब देखिए इसका रैंक हमारा 2 हुआ, क्योंकि इसमें 2 नॉन जीरो रो है तो रैंक हुआ 2, इसलिए इसके भी 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। तो इसके 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। अब इसी को वैल्यू निकाल तो रैंक इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाई n माइनस r is equal to 3 minus 2 that is 1 independent solution। अब इसके 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमको मिलेगा।
तो वही वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो उसके लिए प्रोडक्ट करो यहाँ से, तो यहाँ से 3x1 माइनस 4x2 और माइनस x3 इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से माइनस 2x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू निकालना तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा, तो यह x1 बाई x2 बाई और यह x3 बाई, ऐसा हमने निकाल लिया। तब देखो x1 को निकालोगे तो यह 0 माइनस 0 और तब ये प्लस 3, फिर यहां से इसका निकाला गया तो ये 0 और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अब x2 का निकालो तो यह 2 माइनस यह 2 माइनस 0 और x3 का निकालेंगे तो यह 9 और माइनस 8, तो दिस इम्प्लाई x1 बाई 3 x2 बाई 2 और x1 बाई 1 x3 बाई 1। इस तरह से हमारा लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए जो आइगन वेक्टर है x1 x2 x3 ये वैल्यू हमने निकाल लिया। तो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 x2 इज इक्वल टू, अब x1 x2 x3 की वैल्यू लिखो तो 3 2 और 1। x2 हमने निकाल लिया तो लैम्डा के लिए जो 2 था उसके करस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर निकाल लिया गया। अब यही वर्क जो हमारा लैम्डा इक्वल टू 3 है उसके लिए करेंगे। तो देखें लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए, अब आइगन वेक्टर हम निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू 3 जो थर्ड आइगन वैल्यू है। तो नाउ आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब इसमें जहाँ जहाँ लैम्डा है उसको आप 3 लिख लें। तो यह 8 माइनस 3 दैट इज 5 और यह माइनस 8 और यह माइनस 2 फिर यह 4 और माइनस 3 और फिर माइनस 3 तो माइनस 6 और फिर यह माइनस 2। अब यह 3 माइनस 4 और 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। x1 x2 x3 0 0 0। अब हम क्या करेंगे कि फिर इसका आइगन वेक्टर निकालने के लिए इसमें हम इसका रैंक निकालेंगे। तो देखो ये तीनों इक्वल है, इसलिए R2 को R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट करके लिखें और R3 को भी R3 माइनस R1 ऐसा लिखें। तो हमको यहां से जो मिलेगा R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 ऐसा हमको लिखना है। तो हमको जो मिलेगा आपका माइनस ये 5 माइनस 8 और यह माइनस 2 ये तो रह जाएगा।
अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो 4 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, और -6 तो ये +8 हो जाएगा तो +2, और यहाँ से यह 0 ये आ गया। अब इसको देखो तो 3 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2, और -4 तो ये +8 हो गया तो +4, और -2 तो ये वैल्यू 0, ऐसा आया। तो ये हमको मिल गया। अब एक 0 तो हुआ, लेकिन अब एक और अधिक 0 चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि यह 2 से मल्टीप्लाई करके और तब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी अब R3 को क्या लिखे हैं कि R3 = R3 - 2R। तो शेष 2 को वैसे रहने दें, 5 - 8 -2 -1 2 और 0। अब इसी को हमको एक अधिक 0 बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे कि R3 = R3 - 2R2 -2R2, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ से जब वैल्यू करेंगे 2 से, तो ये -2 और सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। ये भी हमारा 0 और यह भी हमारा 0। इसका रैंक हो गया 2, और ऑर्डर है इसका 3, अननोन 3 है, तो 3 - 2 दैट इज 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसका मिलेगा। तो रैंक = 2। रैंक = 2, therefore independent solution is equal to 3 - 2 = 1। 1 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इसका मिलेगा। अब वो सोल्यूशन क्या होगा, तो अब इसको प्रोडक्ट करो। 5x1 - 8x2 और -2x3 = 0, और फिर यहाँ -x1 और +2x2 और +0x3 = 0। अब इसी को बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करो, तो यहाँ x1 / x2 / और यह x3 / ऐसा कर लेंगे। तो देखिए x1 को तो ये 0, और ये माइनस प्लस तो यह 4 ये आया। अब x2 तो यहाँ से ये +2 और यह 0 +2। अब यह x3 निकालेंगे तो 10 और -8, तो दिस इम्प्लाई x1 / 4 x2 / 2 और x3 / 2। अब एक ही नंबर 2 से हम इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमको यहाँ से मिलेगा x1 / 2 x2 / 1 और x3 / 1।
तो ये हमारा x1 x2 x3 इसकी वैल्यू निकल आया। तो अब आइगन वेक्टर लिखें, देयरफॉर आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 दैट इज कैपिटल x3, यानी पहले लैम्डा 1 के लिए जो आइगन वेक्टर हुआ उसको कैपिटल x1, दूसरे के लिए x2 और तीसरे के लिए x3। तो ये हमारा x1 x2 x3, तो x1 है 2 और 1 1 ये आ गया। अब x1 x2 x3 तीन आइगन वैल्यूज निकला था, तीनों के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लिया। तो ये आइगन वेक्टर आप पहले भी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर ये निकालना जानते हैं, केवल इसी के लिए पहली बार नहीं निकाला जा रहा है। तो जो ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर हमको पहले से पता है। अब हमारा वही ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, देयरफॉर ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स P इज इक्वल टू x1 जो आपका पहला आइगन वेक्टर आया था 4 3 2 4 3 2, और जो x2 आया था 3 2 1 3 2 1, और जो आपका x3 निकला है ये आपका 2 1 1, यही आपका आइगन ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स हो गया, एक ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। तो डायगोनलाइजेबल है या नहीं ये हम लोगों ने जाना, और उसके बाद से ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा तो उसको देखो। तो नाउ P इनवर्स AP is equal to D. This implies P inverse AP is equal to, अब इस चीज को आप ध्यान दें, जैसे आपका जब P ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स आ गया तो अब यहाँ P इनवर्स A यह और A जो गिवन मैट्रिक्स है और फिर P, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तब यही हमारा डायगोनलाइजेबल जो मैट्रिक्स होता है वो आएगा। तो अब ये क्या आएगा, अब इसको फिर प्रोडक्ट नहीं करना हमको, क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल है, वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये डायगोनलाइजेबल है। तो इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगा वो हमारा जो डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स है वो आएगा। अब ये डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स है क्या कि जो आपका आइगन वैल्यू निकला है तो आइगन वैल्यू 1, फिर दूसरा आइगन वैल्यू 2 और तीसरा आइगन वैल्यू 3, यही हमारा डायगोनल के एलिमेंट जो आपके आइगन वैल्यू है वही रहेंगे, और शेष आपके सब जीरो, यह भी जीरो, ये भी जीरो, यह जीरो, ये जीरो और यही हमारा इस कैलकुलेशन का टोटल प्रोसीजर है। पहले हम कंडीशन देखेंगे कि डायगोनलाइजिंग है या नहीं है, तो वह देखने के लिए यदि डिस्टिंक्ट रहा तब तो पहला ही हमको आ गया, डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेशन उसके लिए मिलेगा, डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स वो पहला हुआ। और दूसरा वर्क उसका ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स कि हमारा वो P क्या होगा कि उस P का यानी इसका इनवर्स लें, फिर A मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करें और फिर से प्रोडक्ट करें, तो ये टोटल रिजल्ट जो आएगा वो जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा वही हमारा मिलेगा D, यानी यह D डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुआ कि जो आपका रैंक है वही हम रैंक नहीं, जो आइगन वैल्यू है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स में रख लेंगे और शेष सबको जीरो लिख लेंगे, इसका प्रोडक्ट यही आएगा। तो इस तरह से हमारा ये टोटल वर्क हुआ। अब इसमें एक वर्क हम लोगों को ये जानना है कि जब हमारे सब डिस्टिंक्ट हुए तब तो हम समझ लिए कि ये डायगोनलाइजेबल है, लेकिन यदि डिफरेंट हुआ, इक्वल डिफरेंट नहीं हुआ, कुछ इक्वल हो गए, तब उसको कैसे करेंगे। अब एक प्रॉब्लम इस तरह का हम लोग करके और तब इस चैप्टर को हम लोग समाप्त